ग्राम निगरानी समिति और वार्ड निगरानी समिति के इस प्रशिक्षण में मैं सबको प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने जनपद रुद्रप्रयाग में हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक एक समिति का निर्माण किया, जिसे हमने ग्राम निगरानी समिति नाम दिया है। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया है और जिसे वार्ड निगरानी समिति का नाम दिया हुआ है। इन समितियों में आप सभी लोग जानते हैं 10 से लेकर के 12 सदस्य हैं और पूरे जिले की बात करें अब तक लगभग 358 समितियां हमारी गठित हो चुकी हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जितने लोग अब तक बाहरी जनपदों से, बाहरी राज्यों से हमारे जिले में आए हैं, उनकी लगातार आपने निगरानी की है। आपके माध्यम से हमें गांव में जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको राशन की परेशानी हुई थी और लॉकडाउन की वजह से जिनके सामने खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था, उन सभी लोगों की सूचना आपने हम तक पहुंचाई और तहसील के माध्यम से हम उन लोगों तक राशन पहुंचाने में सफल रहे। क्योंकि अब हमारी जो मेन चुनौतियां हैं वो 3 मई के बाद है कि 3 मई के बाद हमारे बहुत सारे प्रवासी जो हैं, जो हमारे जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वो रोजगार के लिए इस जिले से बाहर गए, राज्य से बाहर गए। कई लोग मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान, बहुत सारी जगहों पर हमारे ऐसे प्रवासी लोग हैं जो बाहर हैं और जो हमारे जनपद में, राज्य में वापस आना चाहते हैं। तो अब क्योंकि स्थिति, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं मार्च में 20-21 के दौरान हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ। उस समय जो देश में कंडीशन थी कोरोना वायरस के फैलने की, वो बहुत लिमिटेड थी और जो कोरोना संक्रमित लोग थे वो बहुत कम थे। आज की डेट में अगर 3 मई के बाद हमारे कोई प्रवासी बाहरी राज्यों से या ऐसे रेड जोन एरिया से जहां पर की बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना पेशेंट्स हैं, वहां से वो लोग अगर वापस हमारे जनपद में आते हैं, तो तब हमें और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और उस समय आप लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जितनी एफिशिएंटली, जितनी अच्छी तरह से और जितनी सावधानी से आप लोग फील्ड पर काम करेंगे, हम लोग अपने जिले को कोरोना से बचाने में उतना ही सफल होंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब हो सकता है लॉकडाउन में हमारे जिले को छूट मिले। हमारा जिला ग्रीन जोन में है। अगर हमें लॉकडाउन में छूट मिलती है तो उस दौरान लोगों का आवागमन बाजारों में बढ़ेगा, लोग गांव से बाहर निकलेंगे और भी जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो बढ़ेंगी। तो इस दौरान हम लोगों की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी और आप लोगों को फील्ड पर क्या क्या कार्य करने होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जो भी दुकानें आपके गांव में या वार्ड में हैं, उन दुकानों में जब ग्राहक सामान खरीद रहा हो, उस समय आप लोग की जिम्मेदारी ये बनेगी कि जो भी वहां पर ग्राहक हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ग्राहकों की जो लाइन लगती है उसमें कम से कम 1-1 मीटर की दूरी हो। और ये आप गांव में घूम करके, भ्रमण करके, अपने वार्ड में भ्रमण करके, जब ग्राहकों के आने का समय होता है, दिन का समय है, उस समय जाकर के देख सकते हैं। लोगों को बार बार आप टोक सकते हैं। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको टोकिए कि हम लोग ग्राम निगरानी समिति के मेंबर हैं, हम वार्ड निगरानी समिति के मेंबर हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि अगर आप लोग ये कार्यवाही करेंगे तो धीरे धीरे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के आदत आएगी। और हम लोग इस बात को नहीं कह सकते अभी कि हम लोग इस कोरोना वायरस की बीमारी से मई में छुटकारा पाएंगे या जून में छुटकारा पाएंगे या जुलाई में छुटकारा पाएंगे। इसमें अधिक समय लगने की भी संभावना है। तो हमें अपने लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जो भावना है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो आदत है, उसको एक तरह से उनके अंदर डालना पड़ेगा ताकि लोग स्वतः ही 1-1 मीटर की दूरी का पालन करें। सेकंड, जो मैं चाहता हूं आप लोग ये भी कोशिश करें कि गांव से, खास तौर पे जो ग्राम निगरानी समितियां हैं, वो इस चीज को इंश्योर करें, गांव में सुनिश्चित करें कि गांव से कम लोग बाजार आए। वही व्यक्ति बाजार आए जिसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या बहुत जरूरी काम हो, वही बाजार आए। क्योंकि वो व्यक्ति अगर बाजार आता है और बाजार में भीड़ का हिस्सा बनता है और उस भीड़ में हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमित व्यक्ति हो, तो जब वो व्यक्ति वापस आपके गांव में आएगा तो गांव में आकर के वो गांव के और लोगों से भी मिलेगा, तो उस व्यक्ति से गांव में भी कोरोना फैलने की संभावना बनी रहेगी। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि बहुत कम संख्या में लोग बाजार आए, जिनके बहुत जरूरी काम है वही बाजार आए। नेक्स्ट, जो हमने देखा अभी, हमारे कई गांव ने इसको फॉलो भी किया।
और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने इसको गांव में इम्प्लीमेंट करवाया, ग्राम प्रधान के माध्यम से हो चाहे समिति के माध्यम से हो, कि आप सब ने ये फैसला किया कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एक व्यक्ति होगा या 2 व्यक्ति होंगे जो पूरे गांव के लिए सामान लेने बाजार जाएंगे। और एक गाड़ी में आप लोग आए, आप मार्केट में आए, मार्केट में आपने पूरे गांव के लिए सामान खरीदा और फिर वापस उस सामान को अपने गांव ले जाके सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे हम लोग बाजारों में भीड़ है या वहां पर कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से आसानी से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी हम लोगों को पालन करना होगा। नेक्स्ट, अगर ये भी ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है घर से या गांव से बाहर निकलता है तो मास्क अवश्य पहने। आज हमारे जिले में लगभग हर गांव में महिलाएं मास्क बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह मास्क बना रहे हैं। तो आप लोग ये भी इंश्योर करें कि जो भी व्यक्ति बाजार में आए वो मास्क जरूर पहने। इसको भी आप लोग गांव के लोगों की आदत में शामिल करें। नेक्स्ट, आप गांव और मोहल्ले में जो लोग हैं, जो वार्ड निगरानी समितियां हैं, वो वार्ड में जो लोग रहते हैं उनसे, और जो ग्राम निगरानी समितियां हैं गांव में जो लोग रहते हैं उनको बार बार हाथ धोने के लिए और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहें, बताते रहें उनको बार बार, ताकि लोगों की आदत में ये चीजें शामिल हो जाए। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ है या बुखार है, इस तरह के कोई भी लक्षण किसी के अंदर आपको दिखते हैं तो तुरंत समिति की तरफ से आप फोन कर दीजिए। हमारे आपदा कंट्रोल रूम बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को आप 104 नंबर पे सीधे कॉल कर सकते हैं। आपदा कंट्रोल रूम का नंबर 01364233727 है। मोबाइल नंबर भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं जिसका नंबर है 8958757335। तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी, उस व्यक्ति की जांच करेगी और उसके बाद उस व्यक्ति को जो भी मेडिकल हेल्प हो वो मेडिकल हेल्प उस व्यक्ति को प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मुझे लगता है आपको पहले भी बताया गया है और अब मैं इसलिए इसे बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब ये विषय बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस पर हमारा पर्सनल ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर हमने इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपने गांव में लागू किया और क्वारंटाइन करने के जो सिद्धांत हैं उनका पालन किया और उस परिवार से भी पालन कराया जहां पर कोई बाहर से आया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को आसानी से इस कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि हो सकता है 3 मई के बाद हमारे कई युवा ऐसे हैं जो देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं और वो लोग लगातार हम लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं कि वो वापस अपने गांव आना चाहते हैं। तो यदि 3 मई के पश्चात या इस बीच वो युवा उन जगहों से वापस आते हैं तो जैसे ही वो हमारे जिले की बॉर्डर पर प्रवेश करेंगे तो हमारे पास फिर 2 तरीके हैं कि हम उनको या तो होम क्वारंटाइन करें, और होम क्वारंटाइन का अर्थ यह है कि उनको उनके घर भेजा जाए और घर पे भेज करके उनको 14 दिन तक घर के अंदर रखा जाए। और होम क्वारंटाइन के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, उस पर मैं भी विस्तार से बात करूंगा। और दूसरी चीज है कि फैसिलिटी क्वारंटाइन, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी कहते हैं। ये ऐसा क्वारंटाइन है जो प्रशासन जिसकी व्यवस्था करता है। तो हम लोगों ने कुछ होटल्स एक्वायर किए हुए हैं, कुछ गेस्ट हाउस एक्वायर किए हैं और उनमें हम लोग बाहर से आने वाले लोगों को रखते हैं। हो सकता है 3 मई के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा बाहर से आए कि हमारे पास उतनी सुविधाएं ना हो कि हम हर किसी को हम होटल में या गेस्ट हाउस में 14 दिन के लिए रख सके। तो उस केस में आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारी ग्राम निगरानी समितियों की और वार्ड निगरानी समितियों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि होम क्वारंटाइन में अगर किसी व्यक्ति को रखा है तो इसका अर्थ क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि 22 मार्च के पश्चात बहुत सारे हमारे युवा बाहर से वापस आए, वापस आके वो गांव में गए, उनके हाथों में प्रशासन ने मोहर लगाई और उस मोहर में लिखा था कि ये होम क्वारंटाइन में रखे जाते हैं और नेक्स्ट 14 दिन तक इनको घर के अंदर रहना है। आप सब लोगों ने भी देखा, प्रशासन ने भी देखा, हम सब ने देखा कि बहुत कम गांव में और बहुत कम युवाओं ने इसका पालन किया और अधिकतर युवा बाहर निकल गए, कोई लोगों के साथ गपशप कर रहे हैं, कोई किसी दूसरे के घर में खाना खा रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा माहौल था गांव में कि जो भी बाहर से आया है वो तुरंत अपने घर को छोड़ करके और गांव में सभी लोगों के साथ मिलजुल रहे थे। अब आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम अभी तक इसलिए बचे क्योंकि जहां से वो लोग आए उस समय वहां पर संक्रमण बहुत कम था, बहुत कम। तो जब वो लोग हमारे जिले में प्रवेश किए और जिन जगहों से वो आए थे तो संक्रमण कम होने की वजह से वो लोग सुरक्षित थे और इसीलिए हम लोग भी गांव में सुरक्षित रह गए। लेकिन अब जो लोग आएंगे, अब क्योंकि देश के विभिन्न कोनों में आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो खासतौर पे उन जगहों से जो वापस आएंगे
उन लोगों को स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर उन्हें होम क्वारंटाइन करना पड़े तो सबसे पहले मैं ऐसे होम क्वारंटाइन की बात करता हूं जब आपको उन्हें उनके घर भेजना पड़े। तो निगरानी समितियां ये सबसे पहले ये फाइनल कर लें आप लोग कि कितने परिवार आपके गांव में ऐसे हैं जिनके घर में कोई ना कोई बाहर के राज्य से आने वाला है। हो सकता है किसी का रिश्तेदार पुणे में हो, किसी का रिश्तेदार मुंबई में हो, और लॉकडाउन खुलने का वो लोग इंतजार कर रहे हो, या फिर वो लोग वापस गांव में आना चाह रहे हो। तो निगरानी समितियां इन आने वाले 3-4 दिनों में उन परिवारों को चिन्हित कर लें और उन परिवारों को बिठा करके पूरी तरह से उन्हें इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं जो हम आप आज को दे रहे हैं। आपको आज ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप इस ट्रेनिंग को उन परिवारों को जरूर दें और अपनी समिति के सभी सदस्यों को ये ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि होम क्वारंटाइन में किन किन चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई व्यक्ति आपके गांव में बाहर से आता है, क्योंकि उन परिवारों को आप पहले ही बता देंगे कि उस आदमी के लिए एक कमरा पहले से बुक कर लें, रिजर्व कर लें। वो कमरा उसके लिए रिजर्व हो जाएगा। जैसे ही वो आदमी बाहर से आएगा तुरंत उसे उसी कमरे में आपने बिठा देना है। कोशिश कीजिएगा ऐसा कमरा हो जिसमें टॉयलेट भी हो, लेकिन बाय द वे टॉयलेट नहीं भी हो तो भी कोशिश कीजिए कि एक सेपरेट कमरा उस व्यक्ति के लिए आप घर पे रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, बाय द वे टॉयलेट शौचालय सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, और सभी परिवार वालों को एक ही शौचालय इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि ये भी ध्यान रखेंगे कि जब भी वो व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करें, वो चाहे टॉयलेट जा रहा है, स्नान करने जा रहा है, कुल्ला करने जा रहा है उस टॉयलेट में या बाथरूम में, उसके जाने के तुरंत बाद उस बाथरूम को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल होता है। इसका अर्थ है कि 1 लीटर घोल में 9 लीटर पानी मिलाना है। तो वो घोल कहां से मिलेगा? वो घोल आप लोगों को हमने पहले से दिया हुआ है। हमने जिला पंचायत की तरफ से और कई जगहों पर माननीय विधायक जी की तरफ से भी आपको वो घोल मिला हुआ है। तो उसको कुछ बचा लें, अभी उसको पूरा खर्च ना करें, उसे कुछ बचा लें, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि भविष्य में आपको और हम सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराएं। तो जैसे ही उसने वो टॉयलेट इस्तेमाल किया, उसके इस्तेमाल के बाद तुरंत आप लोग उस घोल से टॉयलेट की शीट है, दरवाजे की कुंडी है, दरवाजे का हैंडल है, और जिन जिन सरफेसेस को, जिन जिन सतहों को वो व्यक्ति टच करता है, उन सबको आप उस घोल से साफ कर लें। और उसके यूज करने के 20 मिनट बाद ही दूसरा व्यक्ति, जो घर का दूसरा व्यक्ति है, वो उस टॉयलेट को यूज करे। तो ये प्रक्रिया आपको डेली करनी है। अगर सुबह सुबह वो टॉयलेट इस्तेमाल करता है वो व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है, तो उस व्यक्ति के इस्तेमाल करने के बाद सोडियम हाइपो के घोल से आपने उसको सफाई करना है, डिसइंफेक्ट करना है। उसके लिए नॉर्मल फिनाइल युक्त घोल भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि वो अगर जो चीजें यूज करता है, माना वो व्यक्ति साबुन, चादर, तौलिया, तकिया, रुमाल, ये जितने भी सामान वो व्यक्ति उस कमरे में इस्तेमाल करेगा, ये नोट कीजिए कि कोई भी घर का व्यक्ति उसे ना छुए, आपस में शेयर ना करें कि जिस तौलिए को उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया उसी तौलिए को दूसरे ने भी इस्तेमाल कर दिया। ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे बचना है। उसके लिए सारे सामान पहले से खरीदवा के आप अलग रख लीजिए। तो ये जिम्मेदारियां निगरानी समिति की होंगी। निगरानी समितियां पहले ही देख लें कि इनके घर में कोई आने वाला है, तो उस घर वालों ने ये व्यवस्था करी है या नहीं है। अलग चादर, अलग लिहाफ, अलग तौलिया, अलग रुमाल, ये सारी चीजें उसके लिए अलग कर लें। उसके बाद जो भी वो चीज इस्तेमाल करे, घर का दूसरा व्यक्ति किसी भी दशा में उस चीज को इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा जब वो व्यक्ति, माना उसका चादर गंदा हो गया या उसका तौलिया गंदा हो गया, उसके कपड़े गंदे हो गए, तो उन कपड़ों को धोने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में 30 मिनट तक उसके कपड़ों को भिगाएं। इसका अर्थ अगर वो चादर इस्तेमाल करता है तो उस चादर को धोने से पहले आप उसको उस घोल में भिगाएं और उसके बाद डिटर्जेंट से भिगा करके उसको सुखा दें, धूप में सुखा दें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि उसके कपड़ों को बाकी लोगों के कपड़ों के साथ कभी नहीं धोना है। ना उसकी चादर को, ना उसके तकिए को, इनको धोना है तो अलग धोना है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब उसके कपड़ों में माना सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल नहीं मिला, आपको हो सकता है, तो अलग धोएं, डिटर्जेंट से धोएं और अलग उसको धूप में सुखाएं। जो भी व्यक्ति उसके कपड़े धोए, उसका चादर धोए, वो एक तो ग्लव्स पहन लें, वो मास्क का इस्तेमाल करें और उन ग्लव्स को यूज करने के बाद उन्हें डिस्पोज कर दें, उन ग्लव्स को दोबारा यूज ना करें। फिर हमने ये लिखा हुआ है कि होम क्वारंटाइन में जो व्यक्ति होगा वो किसी भी दशा में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये एक लक्ष्मण रेखा आप उसके दरवाजे के बाहर खींच लीजिए और नोट कीजिए कि अगर इस बार हमने रिस्क लिया
और हम ये सोचते रह गए कि जो पहले भी हमारे गांव में 10-15 लोग आए थे, वो भी आराम से घूम रहे थे, सब जगह जा रहे थे, और तब हमारे गांव को कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये लोग भी आएंगे तो ये भी घूमेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और ये जरूर ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को आपने ये समझाना है, उसको ये ट्रेनिंग देनी है कि वो व्यक्ति जो भी आएगा वो अपने घर से, अपने कक्ष से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। इसके अलावा उस परिवार के एक आदमी को उसके भोजन, उसके कमरे में जाने के लिए निर्धारित कर दीजिए। माना कोई लड़का बाहर से आ रहा है, तो ये निगरानी समिति पहले ही देख ले कि इस घर में अगर वो लड़का आ रहा है तो इस घर में उस लड़के का भाई जो होगा उसका नाम नोट कर लीजिए कि ये भाई 14 दिन तक इस आने वाले की देखभाल करेगा। तो वो जो भाई होगा उसका, वो ग्लव्स भी पहनेगा, वो मास्क भी पहनेगा, वो उससे सोशल डिस्टेंस बनाए रखेगा, 1 मीटर दूर रहेगा, और उसको जो भी सामान देगा, जैसे माना उसने खाना दिया, उसको उसने कहा मुझे पानी की प्यास लगी, उसको पानी दिया, तो दूर से उसको पानी दिया उसके कमरे में, फिर ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के। ये बहुत जरूरी है, इसको फॉलो करना। उसके बाद मास्क का प्रयोग हम लोग कहते हैं 6 से 8 घंटे तक ही करना है। डिस्पोजेबल मास्क है तो उस डिस्पोजेबल मास्क को 8 घंटे बाद डिस्पोज किया जाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए भी भारत सरकार से गाइडलाइन है कि अगर कोई मास्क प्रयोग में ले आए हैं आप, डिस्पोजेबल मास्क, तो उसको ऐसे ही मत फेंकिए। ऐसा नहीं कि घर से बाहर आपने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल और या फिर जो सामान्य ब्लीच घोल होता है उसमें भिगोकर पहले डिसइंफेक्ट करना है, फिर या तो जमीन में गाड़ देना है या फिर उसको जला देना है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में 9 लीटर आपको मिलाना है। अगर आप 100 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल लेते हैं तो 900 ml आपको उसमें पानी मिलाना होगा, तब जाके वो घोल बन जाएगा। उसके बाद भोजन के लिए ध्यान रखिएगा कि डिस्पोजेबल प्लेट और गिलास का ही उपयोग करना बेहतर होगा, ये बहुत जरूरी है। ये निगरानी समितियां आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास 3-4 दिन है 3 मई तक आने में, तो इस दौरान आप लोग उन परिवारों से कहिए कि वो बाजार से अपने लिए 35, 40, 50 डिस्पोजेबल प्लेट और डिस्पोजेबल ग्लास ये सारे बाजार से खरीद के ले आए। और वो लोग अगर असमर्थ हैं तो निगरानी समितियां स्वयं बाजार जाएं और बाजार से डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट खरीद के ले आएं, और उस परिवार को जिसके घर में कोई आने वाला है उसको आप 35-40 प्लेट दे दें और उसको ग्लास दे दें और उससे कहें कि इन्हीं में उसको खाना दिया जाए, घर के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप घर के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और वो बर्तन बाकी लोगों के बर्तन के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हो सकता है कि घर के बाकी लोग भी, अगर वो संक्रमित पाया जाता है फ्यूचर में, तो बाकी लोग भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद जो व्यक्ति क्वारंटाइन में घर के अंदर है उसके पास किसी भी दशा में किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को या गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी न जाने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में ना लिया जाए और इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद उस व्यक्ति के कमरे में, जो कमरा आपने उस व्यक्ति के लिए आइडेंटिफाई किया है, उस कमरे में कोई भी प्रवेश ना करे और ना ही उसको कमरे से बाहर निकलने दे, और केवल वही व्यक्ति प्रवेश करे जो उसके लिए आपने निर्धारित किया है कि इस आदमी की देखरेख 14 दिन तक इसका भाई करेगा या इसके पिताजी करेंगे या जो भी आपने उस व्यक्ति के लिए निर्धारित किया हुआ है। उसके बाद जो भी व्यक्ति उसकी देखरेख कर रहा है, जो आपने निर्धारित किया है, वो व्यक्ति भी जब भी उसके कमरे में जाएगा, उसको किसी चीज की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को पूरी करेगा, उसके इसमें ग्लव्स पहनेगा, मास्क पहनेगा और सोशल डिस्टेंसिंग उससे बनाए रखेगा। जब भी उसके कमरे से बाहर आएगा, बाहर आते ही अपने हाथों को धोएगा, साबुन से, पानी से 20 सेकंड तक धोएगा या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोएगा। इसके बाद जो भी वस्तु या उसने इस्तेमाल की है, उस आदमी ने जो क्वारंटाइन में है, उसका इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा और उसके संपर्क में भी नहीं आएगा। और जैसे कि उसने कोई चादर यूज कर रखी है या फिर उसने कमरे में चप्पल यूज कर रखे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो जो उसकी सेवा कर रहा है वो भी कमरे में गया और वही चप्पल पहन के वो बाहर आ गया। तो इन चीजों का आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। इन चीजों के बारे में उनके परिवार वालों को अभी से बताना आप शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है वो किसी भी दशा में, किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी समारोह में 14 दिन तक या स्वस्थ होने तक शामिल नहीं होगा। आशा द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी और आशा आपको बताएगी कि कब आपका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो रहा है और कब आपको उस कमरे से बाहर निकलना है। जनरली ये कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन हो सकता है कई घरों में जगह कम हो तो लोगों को एक साथ रहना पड़े।
अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में उस कमरे में रहना पड़ रहा है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को, तो उस केस में उनके बीच 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और उनके सिर्फ रहने के लिए उसके साथ रहें, बाकी सारी चीजें उससे अलग हों, ताकि वो उस दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण का प्रभाव ना फैले। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि एक ही कमरा एक व्यक्ति के लिए रखें जो कि होम क्वारंटाइन में रखा गया है, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल ना करे। जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उसे भी ये कहा जाना चाहिए कि वो भी अपने हाथ लगातार धोए, साबुन से धोए, अल्कोहल युक्त होम सैनिटाइजर से धोए, लेकिन लगातार वो भी अपने हाथ धोए। इसके बाद अगर उसको कभी भी इन 14 दिनों के दौरान उसको सर्दी, खांसी या जुकाम या सांस लेने में परेशानी, इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत आप लोग स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराएं। हमने आपको उनके नंबर बता रखे हैं। जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उसको किसी से भी ना मिलने दें, कोई भी उसको मिलने के लिए ना आए। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि होम क्वारंटाइन की जो शर्तें बता रखी हैं उन शर्तों का वो परिवार वाले जिनके घर में कोई आने वाला है वो अक्षरशः पालन करें। आप लोग चाहें तो उन लोगों को बिठा करके अभी समझा दीजिए। आप सभी निगरानी समिति के मेंबर, सबसे पहले तो जो ग्राम प्रधान है वो निगरानी समिति के बाकी सदस्यों को इस प्रेजेंटेशन से, इस ट्रेनिंग से अवगत कराएं, ताकि निगरानी समिति के बाकी मेंबर भी इसके बारे में जान सकें। और उसके बाद जिन जिनके घर में लोग आने वाले हैं उनको भी ये प्रेजेंटेशन जरूर दिखाएं, ये ट्रेनिंग जरूर दिखाएं, ताकि वो भी उसको फॉलो कर सकें। और निगरानी समितियां उनसे लिख के भी ले लीजिए, अगर वो लड़का बाहर पाया जाता है तो हम ग्राम पंचायत की तरफ से ये कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग उसको मजाक समझ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर हो नहीं रहा है और उसकी जो ग्रेविटी है, जो उसका जो खतरनाक कितना है वो हम लोग को पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको मजाक समझ रहे हैं। लेकिन अब 3 मई के बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि होम क्वारंटाइन का चाहे फैसिलिटी क्वारंटाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए। नेक्स्ट जो बात आती है, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मान लिया जाए आपको लगता है कि आपके गांव में होम क्वारंटाइन का पालन लोग नहीं करेंगे। निगरानी समिति को ये लगता है कि होम क्वारंटाइन में हम कितना भी लोगों को बताएं लेकिन वो उसका पालन नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हम लोग ये सुझाव देते हैं कि आप गांव की किसी बिल्डिंग को चयनित कर लीजिए, जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है या पंचायत घर है, उस केंद्र को आप चयनित कर लीजिए। उस केंद्र में निगरानी समिति उन लोगों को, जो भी बाहर से आए, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो भी बाहर से आए, उनको उन केंद्रों में रखा जाए। कोशिश कीजिए अगर उन केंद्रों में उनको अलग अलग कमरे दे सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन अगर अलग नहीं भी दे पाते हैं तो उनको जो कमरा आप दे रहे हैं उसमें 1-1 मीटर की उनके बीच दूरी बनाएं, उन लोगों को उन कमरों में रखें। गांव के किसी एक व्यक्ति को, हो सकता है ग्राम प्रहरी हो या और कोई व्यक्ति हो, वॉलंटियर हो, उसको उनकी सेवा के लिए तैनात कर दीजिए कि वो व्यक्ति उनकी देखरेख करेगा। उनको गांव के अंदर प्रवेश मत करने दीजिए, वो उसी स्कूल में रहेंगे, उसी पंचायत घर में रहेंगे 14 दिन तक। अब उनके खाने की व्यवस्था, तो उनके जो परिवार वाले हैं, क्योंकि स्कूल बगल में ही है गांव के या पंचायत घर पास में ही है, तो उनके परिवार वाले खाना उनके लिए ला सकते हैं, लेकिन देने का काम वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति आपने निर्धारित कर रखा है। आप उनके लिए डिस्पोजेबल ग्लास खरीद के ले आइए, डिस्पोजेबल प्लेट्स खरीद के ले आइए। जो भी टॉयलेट वो इस्तेमाल करेंगे, टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बाद उस टॉयलेट को सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि एक से दूसरे में ना फैले। तो ये जो चॉइस है हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में जो बाहर से आएंगे वो होम क्वारंटाइन का पूरी तरह पालन करेंगे और उनके घर वाले पूरी तरह से जागरूक हैं और वो घर वाले उनको बाहर नहीं आने देंगे, तो तब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप होम क्वारंटाइन करवाएं उन लोगों को। लेकिन अगर आपको 1% भी शंका होती है कि हमने अगर उसको घर पे भेज दिया तो वो अपने घर वालों को तो इन्फेक्ट करेगा ही, बाकी पूरे गांव को भी इन्फेक्ट कर लेगा, तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उन लोगों को आप स्कूल में या पंचायत घर में या आंगनबाड़ी केंद्र में ही रखें 14 दिन तक, और निगरानी समिति उसमें कड़ी निगरानी करे कि किसी भी दशा में वो लोग बाहर ना आए और वो सारी चीजों का पालन हो जो मैंने होम क्वारंटाइन में आपको बताई है, कि कैसे उसकी सेवा करनी है, कैसे उनको खाना देना है, उनके कपड़ों को कैसे धोना है, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल ग्लास प्लेट्स को कैसे डिस्पोज करना है। इन सभी चीजों के बारे में वही रूल आप पालन करेंगे जो होम क्वारंटाइन में हमने आपको बताए हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप अभी से ये निर्धारित कर लीजिए कि आपके गांव में सबसे पहले तो कितने लोग आने वाले हैं, नंबर 1 वो लिस्ट बना दीजिए। नंबर 2 किस किस के घर में आने वाले हैं, उन सभी घर वालों से आप इस संबंध में बात कर लीजिए।
नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपके गांव में जो बाहर से आएगा वो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करेगा, तो उनको आप अपने गांव में ही कोई क्वारंटाइन फैसिलिटी, जिसको हम कहेंगे स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत घर या कोई सार्वजनिक भवन, उन जगहों पर उनको रुकवा दें और वहीं वो लोग 14 दिन तक रहें। और ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी दशा में वो 14 दिन से पहले उन कमरों से बाहर ना निकले। अभी से आप उन बिल्डिंग्स के टॉयलेट ठीक करना शुरू कर दीजिए। अगर वहां शौचालय में कोई कमी है तो अभी 5-7 दिन हमारे पास है, तब तक वो शौचालय ठीक करवा दीजिए। अगर वहां पर बिजली नहीं है तो तब तक बिजली कनेक्शन खिंचवा दीजिए। वैसे अधिकतर स्कूलों को हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर बिजली दे रखी है, उनके शौचालय ठीक है, पानी की व्यवस्था की है। लेकिन इस बीच अगर किसी स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है, तो उन जगहों पर आप ये सारी व्यवस्थाएं अभी आने वाले 3-4 दिन में करवा दीजिए। और अपने गांव में ये शर्त रखिए, जैसे पौड़ी में भी और जनपदों में भी कई गांव ने इस चीज को पालन किया। उन्होंने स्कूल में रखा उन बच्चों को जो बाहर से आए और 14 दिन पूरे करने के बाद ही उनको गांव में एंटर करने दिया। आप लोग भी इसको सोच सकते हैं और इसमें जो भी मदद प्रशासन से होगी वो हम लोग आपकी करेंगे। और यही चीज वार्ड निगरानी समितियां भी सोच सकती हैं। जो भी हमारे वार्ड है नगर क्षेत्रों में, वो भी अपने लिए वार्ड निगरानी समितियां बिल्डिंग चिन्हित कर लें। हमने पहले भी ये नगर पालिका के ईओस को बता रखा है। वो बिल्डिंग चिन्हित करने के बाद उन बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएं भी करवा लें आप। और जो भी बाहर से आएगा कोशिश कीजिएगा वो 14 दिन तक वहीं रहे। अगर आपको होम क्वारंटाइन पे शक है, तो अगर आपको लगता है कि होम क्वारंटाइन का पालन नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि सभी निगरानी समिति आपस में मिल करके, पूरी ग्राम पंचायत आपस में मिल करके ये फैसला ले कि हम 14 दिन तक उनको सार्वजनिक जगह पर रखेंगे और उसके बाद स्कूल में आने देंगे। मैं लास्ट में आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो कोरोना संक्रमण है, इससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं, बशर्ते हम पहाड़ी क्षेत्रों में जो गांव हैं, जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, उनमें हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। और आने वाला मई का महीना या जून का महीना हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हम इसमें पूरी सावधानियां नहीं रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग अभी तक जिस प्रकार कोरोना संक्रमण से बचे हैं, आने वाले समय में भी हम लोग का पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरोना संक्रमण से बचा रहेगा। धन्यवाद।